नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात चुनाव के आखिरी चरण में 93 सीटों पर वोटिंग। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री शाह ने डाले अपने वोट। आज शाम 6:57 से सीएनबीसी आवाज पर देखिए एग्जिट पोल। आज उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में लोकसभा सीट के साथ साथ 5 राज्यों में विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव। मैनपुरी से डिंपल यादव मैदान में। समाजवादी पार्टी ने लगाया प्रशासन पर वोटरों को रोकने का आरोप। भारत की G20 अध्यक्षता पर आज शाम को सभी दलों की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल। बैठक के पहले फिर उठा लोगों का विवाद। ममता बोली, कमल की जगह लोगों में शेर क्यों नहीं। होम लोन की प्रक्रिया को पूरी तरह से पेपरलेस करने की तैयारी। बिना बैंक के चक्कर लगाए मिलेगी प्रॉपर्टी के लिए लोन। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची डीएमके। दायर की पुनर्विचार याचिका। सर्वदलीय बैठक के बाद लिया गया फैसला। फुटबॉल वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 16 में जारी है जोरदार मुकाबले। फ्रांस ने पोलैंड को 3-1 से हराया। इंग्लैंड की सेनेगल पर 3-0 से बड़ी जीत। आज रात भी 2 अहम मुकाबले। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चुनावी दंगल की। गुजरात में आज दूसरे और आखिरी चरण का मतदान जारी है। 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के रनीप में अपना वोट डाला। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन भी वोट डालने के लिए पहुंची। वोट देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाई से मुलाकात की। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अपना वोट डाला। भूपेंद्र पटेल घाट लोडिया सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। सुबह से ही लोग वोटिंग के लिए लाइन में लगे हुए हैं। शाम 4 बजे तक परसेंटेज वोटिंग पूरी हो चुकी है। वोटिंग पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हैं अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े केतन जोशी और साणत से अंकित पोपट इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले चलते हैं केतन जोशी के पास। केतन, दूसरे दौर में अभी तक कितनी वोटिंग हो गई है और कैसा चल रहा है फिलहाल मतदान? देखिए, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के मुताबिक जो 3 बजे तक का उन्होंने ऑफिशियल वोटिंग जारी किया है वो 51% है पूरे गुजरात में। लेकिन जो हमें पता चला है, जो ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर से, उसके मुताबिक 4 बजे तक का, मतलब कि अब तक का लेटेस्ट है वो 56% वोटिंग हो चुका है, जो कि पहले चरण के वोटिंग के बराबर जाएगा ऐसा लग रहा है। अगर हम बात करें सबसे अधिक वोटिंग की, तो साबरकांठा जिले में 57% वोट डाले हैं और सबसे कम जहां हम खड़े हैं वो 44% अहमदाबाद में वोट पड़े हैं। जो शिक्षित लोग हैं वो ज़्यादा नहीं निकल रहे हैं, लेकिन मैं कैमरामैन को बोलूँगा कि वो पीछे के दृश्य दिखाए। इक्का दुक्का लोग अभी आ रहे हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद के एक स्कूल पर मौजूद है और यहाँ शहरी इलाकों में ऐसा एक ट्रेंड रहा है कि जो आखिर का 1 घंटा होता है, लोग उसमें दौड़े दौड़े वोटिंग करने के लिए आते हैं। तो अभी फैमिली के साथ लोग आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन जो पहले चरण में हमने ट्रेंड देखा कि आदिवासी बेल्ट पर, जैसे कि नर्मदा है, डांग है, उसमें जो ज़्यादा वोटिंग हुआ था, उसी हिसाब से इस फेस में भी छोटा उदयपुर है, वहाँ पर सबसे अधिक वोटिंग भी पड़ी। साथ ही साथ साबरकांठा में, मतलब ग्रामीण इलाके हैं वो ज़्यादा सजग है वोटिंग करने के लिए कंपेयर टू शहरी इलाकों से। तो अभी भी 1 घंटा शेष है। शायद हो सकता है कि ये वोटिंग है वो 63 जो पहले चरण का वोटिंग था उसके बराबर हो जाए या तो उसके आगे भी बढ़ जाए। लेकिन लोगों का कितना हुजूम होगा उस पर निर्भर करता है। लेकिन पहले चरण का वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण और अंतिम चरण का वोटिंग भी 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। और गुजरात का किस तरह से रहेगा पूरा सिनारियो वो हमारे एग्जिट पोल में पता चलेगा। जी बिल्कुल, एग्जिट पोल में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले वोटिंग और वोटिंग के प्रतिशत जो शायद हो सकता है कि 1 घंटे जो बचे हैं उसमें बढ़ जाए। अंकित भी हमारे साथ है सारत से। अंकित, क्या कुछ है वहां का हाल? वोटिंग कैसी चल रही है? क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास? जी
जी, अभी फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, मैं अगर हमारे जो व्यूअर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए उनको सबसे पहले तो यहाँ के जो दृश्य है वो मैं आपको दिखा दूं। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, कुछ देर पहले हम विरमगाम थे कि जहाँ से हार्दिक पटेल की जो आंदोलनकारी नेता थे और बाद में जाके वो भाजपा के अभी नेता बन चुके हैं और भाजपा के कैंडिडेट भी है। हम विरमगाम में थे, उसके बाद हम अभी आए हैं साणंद विधानसभा में आए हैं। देख सकते हैं कि किस प्रकार का माहौल अभी तकरीबन 46 मिनट्स अभी बाकी बची है कि लोग वोटिंग कर सकते हैं और अभी जो आखिरी घंटा है उसमें भी हम देख सकते हैं कि कितना माहौल है जो दिख रहा है। लोगों का काफ़ी हुजूम है जो अभी भी वोटिंग करने के लिए लोग हैं वो आ रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिलाएं हैं। सभी लोग जो अभी वोटिंग में बाकी है वो सभी लोग हैं जो आए हुए हैं। अगर अभी तक के जो आंकड़े की बात करें तो जो प्रथम जो फर्स्ट फेज था जिसमें 89 सीट्स पर वोटिंग की गई थी और अभी की अगर बात की जाए तो आज के दिन में 93 सीट्स है जहां पर अभी भी मतदान की जो प्रक्रिया है, वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो अभी भी शुरू है। सुबह से लोग हैं जो अपने कुछ लोग हैं जो अपने परिवार के साथ आए हुए हैं। अभी भी मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा कि यही दो लोग हैं जिन्होंने वोटिंग किया। आप प्लीज दिखाइए अपनी, वो अपने बच्चे के साथ आए हैं। हम उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे, आपने वोटिंग किया है, किस मुद्दों पर आपने वोटिंग किया है, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस प्रकार का विकास चाहते हैं, किस प्रकार का काम चाहते हैं? अभी जो विकास की बात करें तो विकास तो वैसे तो हुआ है, सिटी एरिया में विकास काफ़ी अच्छा हुआ है। बाकी गांव की बात करें या जो ग्रामीण विस्तार है वहाँ पे थोड़ा विकास अभी भी ज़रूरी है। तो सिटी एरिया में बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। ग्रामीण विकास में रिक्वायरमेंट है बहुत डेवलपमेंट की अभी भी, तो उसकी भी आप पे अभी वोटिंग किया हुआ है। जैसा कि इन्होंने कहा कि जो शहरी इलाका है वहाँ पर विकास हुआ है, ग्रामीण इलाके में अभी भी विकास की ज़रूरत है। यहाँ पर महिला भी हमारे साथ है। क्या कहेंगी, महिला के लिए सबसे वुमेन सेफ्टी आता है, तो किस मुद्दों पर आधारित आपने वोटिंग किया है? नहीं, वुमेन सेफ्टी तो है ही। वुमेन सेफ्टी में अभी बहुत अच्छा है कि हम लोग रात में भी के कहीं भी अच्छी तरह से घूम फिर सकते हैं, तो इस बाबत से विकास तो हुआ ही है। विकास हुआ है, मगर आपके अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो किस प्रकार का यहाँ पर विकास हुआ है और आने वाले 5 सालों में आप क्या चाहती है? जो भी सरकार आए, जो भी जनप्रतिनिधि इलेक्ट होकर आए, आप क्या चाहती है? आपके मत विस्तार में किस प्रकार का काम होना चाहिए? वो रोड रास्ते वगैरह अच्छे होने चाहिए और डेवलपिंग तो है ही। अहमदाबाद में तो बहुत अच्छा डेवलपिंग है अभी तो आखिर में एक ही सवाल पूछूंगा, किसकी सरकार फिर से बन रही है? आप क्या मान रहे, परिवर्तन होगा या फिर पुनरावर्तन होगा? वैसे तो अभी तो लग रहा है पुनरावर्तन होगा, बट परिवर्तन होने का चांसेस बन सकता था। अगर ये इस बार ध्यान नहीं दिया होता तो फिर वापस पुनरावर्तन का चांस नहीं बनता। तो परिवर्तन के लिए बहुत अभी काफ़ी टाइट सिचुएशन बना दी है यहाँ पे केजरीवाल सरकार ने, बट अभी भी फ़िलहाल इस टाइम पे लग रहा है कि बीजेपी सरकार बनेगी। बट नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा काम नहीं हुआ अच्छे से तो फिर हो सकता है कि परिवर्तन हो जाए। तो ये जी वोटर है जो अपना वोट भी दे रहा है और साथों साथ सरकार से अपने बारे में जिम्मेदारी भी सरकार से मांग रहा है कि आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर बात यह कि वोटिंग परसेंटेज पर नजर रहेगी थोड़ी देर के लिए। और हाँ, जिस तरीके का अनुमान लगाया जा रहा है कि परिवर्तन होगा या फिर पुनरावृत्ति होगी, उस पर संशय अभी भी बरकरार है। आगे उस पर भी बात होगी एग्जिट पोल में। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए, केतन आपका और साथ ही आपका अमित। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों का सबसे सटीक अनुमान हम बताएंगे आपको शाम 6:57 से। लगातार पूरा विश्लेषण देखिए सिर्फ CNBC आवाज पर। वहीं दूसरी तरफ आज 5 राज्यों में 6 विधानसभा सीटों और उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने प्रशासन पर वोटरों को रोकने का आरोप लगाया है। मैनपुरी सीट से मुलायम सिंह यादव के निधन से ये सीट खाली हुई थी और यहां से उनकी पुत्रवधू डिंपल यादव SP के टिकट पर मैदान में है। मैनपुरी लोकसभा सीट के अलावा यूपी के रामपुर सदर और खतौली विधानसभा सीट पर भी मतदान हो रहा है। इसके अलावा ओडिशा के पदमपुर, राजस्थान के सरदार शहर और बिहार के कुढ़नी और छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ है। EVM में गड़बड़ी की शिकायत को छोड़कर शांतिपूर्वक ये मतदान फिलहाल सभी जगहों पर हो रहे हैं।
और बुधवार 7 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले कल लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। क्या है इस सत्र में सरकार और विपक्ष का एजेंडा, जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, संसद का ये शीतकालीन सत्र कितना अहम है इस बार? देखिए, शीतकालीन सत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण दो नज़रिए से है। पहली बात कि जिन चुनावों की बात आप कर रही थी अब से कुछ मिनटों पहले, उन सभी चुनावों के नतीजे आने से ठीक एक दिन पहले संसद का सत्र शुरू हो रहा है। यानी संसद सत्र के दौरान जब नतीजे आएंगे तो उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। संसद की कार्रवाई में विपक्ष हंगामा करता है या फिर सत्ता पक्ष हावी रहता है, ये निर्भर करेगा नतीजा किस तरह से आता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया है कि महंगाई, बेरोजगारी, संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के मुद्दे पर वो सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। यानी संसद सत्र हंगामेदार हो सकता है। यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस चला रही है, राहुल गांधी नहीं रहेंगे, इस बात की भी संभावना है। लेकिन इन सब के बीच सरकार की कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा कामकाज किया जा सके। 16 नए बिल यहाँ पे पारित कराने की कोशिश होगी। और महत्वपूर्ण बात यह कि डेटा प्रोटेक्शन बिल शायद ना आ पाए, चूँकि सरकार ने रिवाइज किया था, लेकिन चुनाव सुधार से जुड़ा हुआ बिल, कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा हुआ बिल, जो मध्यस्थता से जुड़ा हुआ बिल है, वो ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण बिल हैं जो इस संसद सत्र में सरकार पारित कराना चाहेगी। और कारोबारी साल के बाकी बचे हुए महीनों में जो खर्च किया जाना है, उसका सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट जो होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि सरकार किस किस मद में कितना पैसा अतिरिक्त खर्च करना चाहती है और कहाँ कटौती करना चाहती है। इस सिलसिले में कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से, ताकि राजनीतिक दलों में एक सहमति बनाने की कोशिश की जाए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात मार्केट की करेंगे। एग्जिट पोल से पहले बाजार सतर्क रहा, साथ ही बाजार में सीमित दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स 34 पॉइंट गिरकर 62,835 पर और निफ्टी 5 पॉइंट गिरकर 18,701 पर बंद हुआ। आइए मार्केट का हाल समझते हैं यतिन से। यतिन, सबसे पहले बताइए क्या कुछ है आज मार्केट्स के हाईलाइट? देखिए, जैसे कि आपने कहा कि जो बाजार है वो एग्जिट पोल पे नजरें रखे हुए है और दिस वीक लेटर हम आरबीआई की बैठक भी देखेंगे, जहां जो है ब्याज दरों पे फैसला होगा। तो कहीं ना कहीं बाजार एकदम सीमित दायरे में आपको कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां तक कि मिड कैप्स का सवाल है, अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आज की बात करें तो आपको पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स में खरीदारी दिखी। फ्लिप साइड पे थोड़ी बहुत बिकवाली के आपको जो ट्रेंड्स हैं वो फार्मा और आईटी शेयरों में दिखाई पड़े। तो ब्रॉडली बाजार एक सीमित दायरे में, हालांकि काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में आपको देखने को मिला। जी, इसके अलावा हर रोज की तरह आपसे सेक्टर्स भी समझना चाहेंगे, किस सेक्टर में आज तेजी और कहां थोड़ी सुस्ती? देखिए, निफ्टी गेनर्स की बात करें तो आपको मेटल स्टॉक्स दिखाई पड़ेंगे। इनफैक्ट अगर हम मेटल स्टॉक्स की बात करें तो हिंडाल्को आज सबसे टॉप गेनर आपको दिखाई पड़ेगा, लगभग 4.5% की यहाँ तेजी दिखाई देगी आपको। इसके अलावा एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में भी काफी अच्छी तेजी, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिली। अगर हम वेटेज वाइज देखें तो आपको टाटा मोटर्स लगभग 1.5% नीचे दिखेगा, बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% नीचे, जिसके कारण बाजार में थोड़ा बहुत आपको दबाव देखने को मिला। एक्सिस बैंक और टीसीएस में भी लगभग आधे % तक की मंदी देखने को मिली। लेकिन एक्शन काफी अच्छा आपको मिड कैप्स में दिखाई पड़ा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छे नंबर्स, जो नवंबर की अपडेट थी उसके बाद 5% ऊपर था, F&O का टॉप गेनर। कैश मार्केट की बात करें तो शारदा क्रॉपकेम, जेके लक्ष्मी सीमेंट और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज जैसे शेयर्स आपको 15 से 5% के आसपास ऊपर दिखेंगे। लूजिंग एंड पे अगर हम देखें तो रेलवे स्टॉक्स में आरवीएनएल में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग, आरवीएनएल, ईज मैट्रिप और एंजल वन जैसे स्टॉक्स में भी आपको 4-5% का करेक्शन दिखा। बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए यतिन आपका। तो ये तो रहा मार्केट का हाल। और अब बात G20 की, क्योंकि G20 की अध्यक्षता अभी भारत के हाथ में है। ऐसे में केंद्र सरकार ने G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े सुझाव, चर्चा और रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें शामिल होने के लिए 40 राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है। ये बैठक राष्ट्रपति भवन में होगी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, चंद्रबाबू नायडू, बीजू जनता दल अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शामिल होंगे। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में G20 से जुड़े साल भर की गतिविधियों के बारे में यहां जानकारी सभी दलों को देंगे। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी G20 की सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेंगी, लेकिन उन्होंने G20 के लोगों में कमल के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है।
देश का बात होता है तब हम लोग कुछ नहीं बोलता है इसी के लिए कि अगर ये बाहर में जाए न्यूज़ तो देश के लिए अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये भी सच है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, हाँ इट्स फैक्ट दैट कमल हमारा नेशनल फ्लावर भी है। तो जब नेशनल फ्लावर तो इलेक्शन कमीशन एक पार्टी को दे दिए जब, तो वो फ्लावर को यूज नहीं करके और भी नेशनल कितना चीज था। हमारा संभवतः नेशनल टाइगर था पहले, नेशनल जो चिन्ह था, अभी लायंस बना दिया, तो पिकॉक भी है, जो नेशनल एम्ब्लेम है, कितना चीज है। ये चीज को देखना चाहिए बिकॉज 20 कंट्रीज, इफ आई डोंट रेज अदर विल रेज। और भारत को मेजबानी मिलने के बाद G20 की पहली बैठक आज से उदयपुर में शुरू हुई। G20 शेरपा की इस बैठक की शुरुआत भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने इशू नोट के साथ इसकी शुरुआत हुई। इससे पहले अमिताभ कांत ने इमर्जिंग मार्केट्स के शेरपा के साथ एक बैठक की थी। इसमें ग्रोथ बढ़ाने और साझा हितों पर बातचीत हुई। G20 विश्व की टॉप 20 डेवलप और डेवलपिंग इकोनॉमीज की एक इंटर गवर्नमेंटल संस्था है। एक साल के लिए भारत को G20 की प्रेसिडेंसी और मेजबानी मिली है। इसके तहत भारत के 50 शहरों में 200 बैठकों की मेजबानी करेगा भारत। ये बैठक 32 अलग अलग कार्यक्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों को मंच देगी। साथ ही सदस्य देशों को भारत की संस्कृति और अर्थव्यवस्था की एक झलक देखने को भी इन बैठकों में मिलेगी। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण को चुनौती देते हुए तमिलनाडु की DMK ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के EWS को 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया था। EWS आरक्षण के खिलाफ ये दलील दी गई थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। ये आरक्षण की 50% सीमा का भी उल्लंघन करता है। SC, ST, OBC गैर क्रीमी लेयर को इससे बाहर रखना भेदभाव है। 5 जजों की पीठ ने बेहद एक तरीके से बहुमत में फैसला देते हुए इन दलीलों को खारिज कर दिया था। तमिलनाडु की DMK सरकार ने इस पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका इसको लेकर दी गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी 7 दिसंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में EWS आरक्षण और जनगणना को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान पहुंच चुकी है। यात्रा का स्वागत झालावाड़ में रंगारंग कार्यक्रम से हुआ। मंच पर राहुल गांधी ने CM अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कमलनाथ के साथ मिलकर राजस्थान का लोक नृत्य भी किया। इसके अलावा राहुल ने मंच पर बैठे हुए गहलोत और कमलनाथ के साथ सेल्फी भी ली। कल ही यात्रा ने मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश किया और आज सुबह झालरापाटन से यात्रा की शुरुआत हुई। अशोक गहलोत ने मीडिया पर भारत जोड़ो यात्रा को बायकॉट करने का आरोप लगाया और यह भी कहा कि केंद्र सरकार इस यात्रा से घबरा गई है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और जल्द ही होम लोन लेने की प्रक्रिया पूरी तरीके से पेपरलेस हो सकती है। जी हां, IT मंत्रालय ने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल करने की अनुमति दे दी है। अब बिना बैंक के चक्कर लगाए होम लोन मिल सकेगा। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हमारे संवाददाता असीम मनचंदा इस वक्त हमारे साथ हैं। असीम, क्या कुछ डिटेल्स हैं इस पर आपके पास? देखिए, जो IT मंत्रालय है उसने एक नोटिफिकेशन जारी करके जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं या मॉर्गेज लोन है उसको डिजिटल बनाने को हरी झंडी जो दे दी है। इसके बाद अब उपभोक्ता को बैंक के चक्कर जो नहीं लगाने पड़ेंगे। उपभोक्ता जो है उसकी जो लोन की प्रोसेस है वो पूरी तरह से ऑनलाइन जो हो पाएगी। वो घर बैठे उसके लिए आवेदन जो कर पाएगा। बैंक जो है डिजिटल पोर्टल के जरिए उसके जो लैंड डीड है उसको वेरीफाई जो है वो करेगा और उसको घर बैठे ही लोन जो है उसके अकाउंट में जो मिल जाएगा। तो ये काफी उपभोक्ता के लिए काफी आसान हो जाएगा। उसके लिए लागत जो है काफी कम हो जाएगी। दूसरा ये कि अगर जो राज्य है वो अपने स्टैंप ड्यूटी एक्ट के रजिस्ट्रेशन में बदलाव करते हैं और ऑनलाइन इसको बनाने को हरी झंडी जो दे देते हैं तो उपभोक्ता कहीं नहीं जाना पड़ेगा। उपभोक्ता घर बैठे ही ऑनलाइन प्रॉपर्टी जो है वो खरीद सकता। इससे उपभोक्ता की लागत जो है वो कम होगी और साथ ही जो बैंक्स है उनका लोन का पोर्टफोलियो जो है वो भी काफी तेजी से जो है बढ़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।